इतना जो पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, खाने पीने के नीड्स को इतना ज्यादा बेकार एनवायरमेंटल कंडीशन होने के वजह से हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है भैया। मेजर जो इनकम है ना वो एग्रीकल्चर से आता है। ये आपको रियल लाइफ के लिए भी यूज है। बैकलॉग की टेंशन छोड़ यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आ गई है आपकी राधा मैम आज एक ऐसा टॉपिक लेके, आज एक ऐसा चैप्टर लेके जिसके अंदर तुम्हें ये समझेगा कि आज की दुनिया में इतना जो पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, लोगों की तादाद जो बढ़े जा रही है, उनके खाने पीने के नीड्स को हम कैसे मीट करवा पाए। पहले के ज़माने पर पॉपुलेशन थोड़ा कम था। अब धीरे धीरे देखते हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर इतना ज़्यादा बेकार इन्वायरमेंटल कंडीशन होने के वजह से हमारा जो फूड नीड्स है वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो इस चैप्टर के द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे कि हाउ टू मैनेज दैट नीड जो रिक्वायर्ड है हमारे फूड के लिए। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं आज का अमेजिंग चैप्टर विच इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है भैया, यानी कि एग्रीकल्चरल स्टेट या कंट्री कहा जाता है। यानी कि हमारा मेजर जो इनकम है ना वो एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्जैक्टली इसका क्वालिटी क्वांटिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये चैप्टर सिर्फ आपको थियरी या पेपर के लिए यूज़फुल नहीं है, ये आपको रियल लाइफ के लिए भी यूज़फुल है। एक चैप्टर देखो पूरा का पूरा, ये एक ही वन शॉट में मैंने सब कुछ कवर कर देना है। आई विल ट्राई कि कितना छोटा वन शॉट ये हो पाए, सो दैट कम से कम टाइम में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, आप मार्क्स भी लेके चले जाओ और साथ साथ में आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी भी निकल के आए। ये आप अपने रियल करियर में भी कर सकते हो अगर आपको आज का चैप्टर पसंद आ गया, यानी कि तुम एक्चुअली इसको अपने करियर में अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल चैप्टर को एक ब्यूटीफुल नोट के साथ शुरू करते हैं, विच इज गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, बैकलॉग की टेंशन छोड़ यार। इसके पहले मैं तुमको एक खुशखबर देती हूँ कि भैया अब MVSAT जो है वो हो चुका है ऑनलाइन। अब तुम अपने घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और साथ साथ में तुम उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हो। अब ये एग्ज़ाम देने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में किधर स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल समझ में आएगा, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी बहुत बड़ा है एंड बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। तो देरी किस बात की यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से वो फॉर्म को फिल कर लो, रजिस्टर कर लो और एग्ज़ाम दे दो यार। मतलब फ़ायदे की डील है तुम्हारे लिए। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को कि एग्जैक्टली हम लोग फूड प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ चलते जाना है तुम्हें। हमको इतना तो समझ गया ये चैप्टर का, ये टेक्नोलॉजी का नीड क्या है, वाई इट इज़ ए नीड ऑफ एन आवर। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है और वो पॉपुलेशन को हमें खाना खिलाना है। तुमने देखा होगा कि आजकल जो ये खाद्य पदार्थ है इसका प्राइस बहुत हाइक कर चुका है, स्पेशली बारिश के दौरान ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ एंड मैं सबके नीड्स को पूरी करवा पाऊँ। ठीक है, तो देखो अब मैं इम्प्रूव करूँगी अपने फूड प्रोडक्शन को, कैसे किया जाए। तो देखो फूड जो है ना, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है या तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लोग फूड को या तो स्वॉलो करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर वो तुम्हारे बॉडी में एसिमिलेट होता है एंड दैट पर्टिकुलर फूड इज़ गिविंग यू एनर्जी। अब बिना फूड के तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। फूड जो है तुम्हें एनर्जी देगा विच इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, तुम्हारी क्षमता बढ़ाएगा कोई कार्य करने की। तो अगर तुम्हें खाना ही नहीं मिला तो तुम्हारी सारी चीज़ें रुक जाएगी। इसके वजह से हमको फूड के अंदर एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट लाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब यही इंक्रीजिंग डिमांड, जो हमें खाने का डिमांड इतना इंक्रीज हो चुका है ना, उसी डिमांड को मीट करने के लिए, उसी डिमांड के तरफ बैलेंस लाने के लिए हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन का। फूड प्रोडक्शन कितना है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, ये कुछ यूजफुल तरीके हैं जिससे मैं फूड का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करा सकती हूँ। मैं ब्रीड करके एक अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लांट का जो बोलते हैं ना स्पीशीज पैदा कर सकती हूँ, मैं अच्छा एक एनिमल ब्रीड ला सकती हूँ।
इससे मेरा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इंप्रूव होगा और जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है वो मैं मीट करवा पाऊंगी। ठीक है, तो रही बात आपके एनिमल ब्रीडिंग की, रही बात आपके प्लांट ब्रीडिंग की, ये हेल्पफुल है तुम्हारे फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब ग्रीन प्लांट जो है ना वो खुद का फूड खुद बनाते हैं ना, उनको तो हमको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कराना है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर लेते हैं। अब एनिमल्स जो है ना उनको प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली फूड चाहिए, बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉफ्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। जब तक वो खाना नहीं बनाएंगे, हमारे अन्नदाता जब तक खाना नहीं बनाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। तो एग्जैक्टली हम लोग को उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहले हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। देखो हम दो टाइप के फूड प्रोडक्ट खाते हैं, या तो हम प्लांट खाते हैं या तो हम एनिमल खाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का क्वांटिटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई क्वालिटी। तो ये चीज़ कैसे की जाए, ये चीज़ होगी कैसे, तो ये चीज़ करने के लिए मुझे उनको ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा बेटर लोगों के साथ। यानी कि अगर मेरे पास गाय है, वो अगर 2000 लीटर ही दूध दे रही है, तो मैं उसके अंदर ब्रीडिंग करवाऊंगी बेटर ब्रीड के साथ, जिसके वजह से आज वो 20-20 लीटर 20-20 हज़ार लीटर दूध दे पाए। इससे मेरा फ़ायदा हुआ कि नहीं। एक ही गाय जो 5000 लीटर ही दे पा रही थी, आज वो 4 टाइम्स ज़्यादा दूध दे पा रही है। इसमें तुम्हारा और मेरा ही तो फ़ायदा है। मैंने एक गाय को खरीदा उतने ही प्राइस में, उसको थोड़ा सा हायर प्राइस में खरीदा, लेकिन मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, मैं ज़्यादा फूड नीड्स को ऑक्यूपाई कर पाऊंगी, केटर कर पाऊंगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लांट को ब्रीड कैसे करते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग की जब तुम बात करते हो ना मेरे भाई, तो बेसिकली तुम बात कर रहे हो इम्प्रूवमेंट की। किसकी, तो मैं क्रॉप्स के हेरिडिटी के इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हूँ। जो उसके अंदर ऑलरेडी कैरेक्टर्स है, जो उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड्स है, मैं उसमें लेवल अप करना चाहती हूँ। मैं लेवल अप कब करूँगी, जब मैं कोई नया सुपीरियर वैरायटी के साथ उसको फ्यूज़ करवाऊंगी। कोई नया बड़ा सुपीरियर वैरायटी के साथ जब मैं उसको फ्यूज़ करवाऊंगी, उसको ही हम क्या कहेंगे, प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे। अब यही प्लांट ब्रीडिंग जो है उसको कैरी आउट किया जाएगा अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू। हमने लास्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के दौरान हमने ये समझा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टाइप के क्रॉप्स होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं, उनका मूल सूत्र, उनका मेन काम ही क्या होता है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। या जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आप पूरा ऑर्गेनिज्म का बात करो, तो मुझे प्लांट और एनिमल का ही तो उपजन जो है उसको बढ़ाना है, उसकी इंप्रूव करने क्वालिटी कैसे करते हैं, तो सुपीरियर ब्रीड के साथ मैं हाइब्रिड करवाती हूँ उनका, है कि नहीं। तो अब किस किस चीज़ों के थ्रू हम करवा सकते हैं, तो मैं जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू ये करवा सकती हूँ भैया जी। मैं टैक्सोनॉमी देखूंगी, मैं फिजियोलॉजी देखूंगी, मैं पैथोलॉजिकल अप्रोच देखूंगी, मैं एग्रीकल्चर अप्रोच देखूंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल अप्रोच भी देखूंगी। और जब मैं प्लांट ब्रीडिंग का बात कर रही हूँ ना, तो भैया जी प्लांट ब्रीडिंग एग्जैक्टली होता क्या, एग्जैक्टली व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग एक तरीके से कला है, किसकी, तो साइंस की, जिसमें चेंज किया जा रहा है और इम्प्रूव किया जा रहा है मेरे ही पुराने प्लांट्स के हेरिडिटी को। मतलब कि मैं मेरे प्लांट्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर्स है उसको इम्प्रूव करूंगी, उसको रिप्लेस करूंगी एक बेटर वर्जन के साथ, जिसके वजह से हमको ही फायदा होने वाला है। समझे मेरी बात मेरे भाई, समझे मेरी बात मेरे भाई। आगे देखो, जब मैं प्लांट ब्रीडिंग कर रही हूँ ना, तो उसके वजह से मेरा जो जेनेटिक पैटर्न है प्लांट्स का, वो चेंज होता है, वो अल्टर होता है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के वजह से मेरे अंदर अल्टरेशन आता है जेनेटिक पैटर्न का, और वही उसी के वजह से इम्प्रूवमेंट यू कैन सी। ठीक है, उसी की वजह से यू कैन सी सम इम्प्रूवमेंट्स। अब प्लांट ब्रीडिंग जो है वो करा क्यों जाता है, तो भैया आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इसलिए मैं प्लांट ब्रीडिंग करूँगी। अब और क्या क्या करते हैं, तो मेरे को इंक्रीज करना है मेरे क्रॉप के ईल्ड को, उपजाऊ बढ़ाना है, मुझे उसका टॉलरेंस करना है। भाई मैं इंसेक्टिसाइड मार रही हूँ, मेरे प्लांट की ग्रोथ खराब हो रही है, क्यों ना मैं इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट प्लांट बना दूँ, क्यों ना मैं पेस्टिसाइड टॉलरेंट प्लांट बना दूँ, क्यों ना मैं बीटी कॉटन बना दूँ कि बैसिलस thuringiensis का इफेक्ट भी हो तो भी मेरे कॉटन को कुछ ना हो, क्यों ना मैं ऐसी चीज़ें कर दूँ जिसकी वजह से उसका टॉलरेंस ही बढ़ जाए और उसको कुछ हो ही ना। अब प्लांट को रेजिस्टेंट भी बनाना है मुझे पैथोजन से, कोई भी पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करवाना है, उसके अंदर खुद एबिलिटी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने की। अब मुझे टॉलरेंस बढ़ाना है पेस्ट के अगेंस्ट, यानी कि मैं पेस्टिसाइड इन
पेस्टिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाऊंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है मेरे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। इसके अंदर हम करेंगे कैसे, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर चीफ मेथड आने वाला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, और इसके वजह से मेथड जो है ना वो इम्प्रूव करता है जेनेटिक वेराइटीज़ को, ठीक है। जो जो अलग अलग वेराइटीज़ हमारे पास प्रेजेंट है उसके अंदर लेवल अप करता है, उसको इम्प्रूवाइजेशन लाता है। अब कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो 3 टाइप के भैया हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं मैडम जी, तो एक होता है इंट्रा वराइटल और इंटर वराइटल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक और एक होता है इंटर जेनेरिक। यानी कि यहाँ पे जीन स्पेसिफिक और वैरायटी के बारे में बात चालू है। छोटे से ऊपर वाले डोमेन में हम जा रहे हैं, एग्जैक्टली देखते हैं कि ये एक एक करके होता क्या है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ये पार्ट है, थोड़ा रेलेवेंस रहे इसलिए मैंने स्टेप्स रखा। मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट तुम क्लियरली देख पा रहे हो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, कलेक्शन किया जाएगा ग्रीन प्लाज्मा का या जीन बैंक में से, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे उसको, सेलेक्ट करेंगे पेरेंट्स को, फिर पेरेंट प्लांट को अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ सेलेक्ट किया जाएगा। फिर जो पेरेंट है ना जो हमने सेलेक्ट किया उसको हम सेल्फिंग करवाएंगे। आपको अगर याद हो डार्विन बोल रही हूँ, अगर आपको याद हो मेंडल भैया का लॉ, तो उसके अंदर हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे। फिर हम लोग पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे पोलन ग्रेन्स को फ्लावर में से मेल पेरेंट के, और रिमूव करेंगे स्टेमन को फ्लावर उस फीमेल पेरेंट में से, ठीक है। अब आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा। उसके बाद में बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे, वही इमैस्कुलेटेड फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, फ्रूट्स का सीड सेपरेशन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे F1 जनरेशन को कि जो हमें चाहिए था बेटर क्वालिटी के साथ वही है या नहीं। फिर हम लोग फील्ड ट्रायल्स करेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए, और टेस्ट करेंगे और रिलीज़ करेंगे वो पर्टिकुलर वैरायटी को। बस इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम लोग बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो ला रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो कि एग्जैक्टली कौन से इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स अब तक हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वीट एंड राइस के बारे में बात होगा, ठीक है। वीट एंड राइस क्योंकि हमारा स्टेपल फूड के अंदर आता है, ज़्यादातर हम लोग वीट एंड राइस खाते हैं। तो जो सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ होती है ना वीट की, वो जो सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ है ना वीट की, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, फिर उसके बाद में जो सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ है राइस की जैसे कि IR8, फिर ताइचुंग नेटिव, फिर जया, पद्मा एंड रत्ना, इनके अंदर हम लोग कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स हैं हमारे। उसके बाद रही बात हमारे शुगर केन की, तो उसको भी हमने हाइब्रिड कर रखा है। तुमने ये नाम तुमको नहीं पता होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना, जब वो लोग चावल लेने जाते हैं वो ये सब नाम के थ्रू लेके आते हैं। फिर देखो सकैरम बारबेरी जो कि नेटिव है नॉर्थ इंडिया का, फिर साउथ इंडिया के नेटिव से हमने लाया। फिर ये जो CO 419, 421, 453 है ना, ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद में मिलेट्स जो कि बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, जो कि डाइट में यूज़ करते हैं। तो मिलेट्स को भी हमने कुछ हाइब्रिड वैरायटी में लाया है। हाइब्रिड मेज़ जो कि हमारा गंगा 3 है, जवार जो कि CO 12 है, और बाजरा जो कि निफाड है। ये सब कुछ वेल डेवलप्ड और हाईली यील्डिंग वैरायटीज़ है मिलेट्स के, ठीक है। ये ज़्यादा उपजाऊ दे पाते हैं। पहले जो मिलेट्स होते थे वो इतना ज़्यादा उपजाऊ मिलेट्स नहीं थे, बहुत कम क्वांटिटी में होते थे। जैसे ही मैंने इनको बेटर क्वालिटी के साथ हाइब्रिड करवाया, नाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ गुड यील्डिंग कैपेसिटी। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग, जब हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि जैसे BT कॉटन हो गया, तो बैसिलस thuringiensis जो है वो इफेक्ट दिखा रहा था मेरे कॉटन के ऊपर, तो भैया मैंने क्या किया, मैंने उसको BT कॉटन में कन्वर्ट किया। मतलब दैट पर्टिकुलर कॉटन इज रेजिस्टेंट ऑफ बैसिलस thuringiensis। तो जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खाने का कोशिश करता है, उस कॉटन को खाने का कोशिश करता है, तो उसका जो मिड गट है वो पूरा ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और पर्टिकुलर इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है डायग्राम पे। तो जो प्लांट ब्रीडिंग हम कर रहे हैं ना डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, वो देखो कैसे करते हैं। कुछ डिसीजेस जो है ना वो प्लांट्स में इस तरीके से होता है, जैसे फंगाई हो गया। तो प्लांट डिसीज़ क्या क्या कॉज करता है, ब्राउन रस्ट कॉज करता है वीट का, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये कुछ डिजीजेस के नाम है जो प्लांट डिजीज़ है। अब बैक्टीरिया कौन से डिजीज़ करता है प्लांट में, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस। और फिर वायरसेस जो है एज ए पैथोजन प्लांट में डिसीज़ कॉज करते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस जो है वो, TMV बहुत फेमस टोबैको मोज़ैक वायरस का है। ये टेबल याद रखना, टेक्स्ट बुक का है, बोर्ड वालों का फेवरेट है। अब कुछ डिजीजेस रेजिस्टेंट प्लांट जो है जो कि डेवलप किया हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू,
उसका लिस्ट यहाँ पे, जैसे वीट, उसका वैरायटी क्या हो गया, हिमगिरी। और वो रेजिस्टेंट किससे है, तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है ना, उससे वो रेजिस्टेंट है। उसके बाद में जो उस बाप रे, हाँ, उसके बाद में जो ब्रेसिवोआ क्रॉप है उसका वैरायटी इस पूसा स्वर्णिम, और वो रेजिस्टेंट है तुम्हारे वाइट रस्ट से। फिर तुम्हारा जो कॉलीफ्लावर है उसका वैरायटी हमने बनाया पूसा शुभ्रा, विच इज़ रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ब्लैक रॉट एंड योर कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ठीक है। और जो चिली तुम्हारा क्रॉप है उसका वैरायटी हमने बनाया पूसा, उसका हम लोगों ने नया वैरायटी बनाया पूसा वाला, सो दैट इज़ रेजिस्टेंट टुवर्ड्स चिली मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये सब चीज़ों से वो जैसे हमने उसको हाइब्रिड करवाया ना, ये सब चीज़ों से दे बिकेम रेजिस्टेंट। ओके, अब देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, मतलब हम पर्टिकुलर साइट पे जाके उसका म्यूटेशन करवा रहे हैं सो दैट दे कैन ब्रीड प्रॉपरली। तो म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ तो एक सडन चेंज आ जाना, और म्यूटेशन जो है ना वो म्यूटाजेंस के वजह से होता है, उस पर्टिकुलर जीनोटाइप में कोई सडन चेंज आ जाना इस म्यूटेशन। इसके थ्रू हम लोग कैसे ब्रीड करवाएंगे, एक होता है भैया आपका नेचुरल तरीके से फिजिकल म्यूटाजेंस, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर इंक्लूडेड रहता है, हाई कंसंट्रेशन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्स रेज का और यूवी रेज इन्वॉल्व रहते हैं। अब दूसरा होता है भैया जी आपका केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस में नाइट्रस एसिड आता है, ईएमएस यानी कि इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस और कॉल्कलाइन एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी वैरायटीज़ डेवलप हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, कौन सी वैरायटीज़ आपने डेवलप कर रखी है इन के थ्रू। तो देखो, जगन्नाथ वैरायटी ऑफ राइस, NP 836 वैरायटी ऑफ वीट, इंदौर 2 वैरायटी ऑफ कॉटन, देन रेजिना 2 वैरायटी ऑफ कैबेज। ये सब कुछ हमने डेवलप किया है वाया म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब ये लोग रेजिस्टेंट है वो पर्टिकुलर डिजीजेस से, ठीक है। अब मैं टिश्यू कल्चर के बारे में बात करूंगी। टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का एक मुंह बोला बेटा समझ लो, उसके बिना तो बायोटेक्नोलॉजी होता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं टिश्यू को ग्रो करवा रही हूँ और उसके थ्रू अपने प्लांट का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरीके का टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर एंटायर प्लांट जो है ना उसको डेवलप किया जाता है एक ही सेल से, ठीक है। यानी कि टिश्यू में से पूरा प्लांट डेवलप हो सकता है असेप्टिक कंडीशन के अंदर। यानी कि अगर अभी हमारे कॉलेज में जो टिश्यू कल्चर लैब प्रेजेंट था वहाँ पे यू कैन नॉट एंटर विथ योर जो तुम्हारा शूज़ वगैरह उसके थ्रू तुम एंटर नहीं कर सकते। और उसके ना ऐसे गेट पे एक यूवी रे का लगा हुआ है जिसके थ्रू तुम एंटर करोगे तो तुम्हारा बॉडी जो है ना उसके ऊपर यूवी रेज जाएगा और तुम्हारे ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह है ना वो मार देगा वो, ठीक है। तो अब पूरा चीज़ हमको सिर्फ एक टिश्यू से बनाना है। अब तुम एक बात बताओ, जो तुम एक सिंगल सेल थे, जब तुम एम्ब्रियो में थे तुम सिंगल सेल थे, वही सिंगल सेल मल्टीपल हुआ, वो टिश्यू बना, ग्रुप बन के वो टिश्यू ऑर्गन बना, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बना और एंटायर ऑर्गेनिज्म बना, है ना। बट इसका मतलब वो टिश्यू के अंदर एक कैपेबिलिटी थी, एक पोटेंशियल था एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने का। इतना बड़ा पोटेंशियल कि आज तुम उसको देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना, इतना बड़ा पोटेंशियल था उसके पास। तो भैया एग्जैक्टली टिश्यू कल्चर में होगा क्या, जैसे ये मदर प्लांट हो गया, ये एक्सप्लांट है, ठीक है। मैंने देखा बाद में वो कैलस में डेवलप हुआ, शूट में डेवलप हुआ, रूट भी आ रहा है। अब मैंने उसको प्लांट किया और बाद में मल्टीपल जगह पे मुझे दिखने लगा। दिस इज द स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट आता है। अब प्लांट ब्रीडिंग मतलब हम लोग ऐसा प्लांट बना रहे हैं विच इज़ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वाला प्लांट, ठीक है। तो कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है प्लांट्स के वो इस तरीके से हमने बनाया। जैसे यहाँ पे ब्रेसिका क्रॉप था, उसका वैरायटी हमने देखो, तुम सब देखो, सब में ना पूसा वैरायटी बन रहा है, चाहे वो ओकरा हो, भिंडी हो, चाहे वो फ्लैट बीन हो। इससे क्या हुआ कि वो ना इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हो गए। हमने इसके अंदर ऐसा वैरायटी इंड्यूस किया, ऐसा ब्रीडिंग करा कि नाउ दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एनी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, समझे। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसको अगर भैया हम लोग आगे बढ़े तो फ्लो चार्ट है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान दो। तो देखो, सबसे पहले क्लीन किया जाता है जो भी ग्लास वेयर है उसको स्टरलाइज किया जाता है ग्लास को, और उस इंस्ट्रूमेंट को ओवन या ऑटोक्लेव में डालते हैं सो दैट स्टरलाइज हो जाए। स्टरलाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ एग्जिस्ट ना करे, ना गुड बैक्टीरिया ना बैड बैक्टीरिया, सब गायब हो जाए, क्योंकि हम टिश्यू लेवल पे बात कर रहे हैं ना। अब फिर उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम को। मोस्टली हम लोग अगार मीडियम लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम एक ऐसा
कंडीशन होता है जिसके अंदर जिसका उपयोग करके जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगा कि तुमने कितना अगार डाला है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उस मीडियम का भी स्टरलाइजेशन किया जाता है, उसको ऑटोक्लेव किया जाता है 20 मिनट के लिए कंटिन्यूसली कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर प्लांट मटेरियल यानी कि जो एक्स प्लांट है उसको आइसोलेट किया जाता है। एक्स प्लांट को सरफेस स्टरलाइजेशन करके फिर उसको वाटर से धोया जाता है और फिर उस एक्स प्लांट को निकाल के अंदर डाला जाता है। फिर मैंने इनोक्यूलेट किया, मैंने ऐड किया छोटा सा पार्ट एक्स प्लांट का टिश्यू कल्चर के फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम था। अब वो जो इनोक्यूलेशन है ना, वो एक प्रॉपर एयर कैबिनेट के अंडर हो रहा है। अब ये इंक्यूबेशन जो हो रहा है हमारा इनोक्यूलेटेड एक्स प्लांट का, यहाँ पे जो एक्स प्लांट है ना वो ग्रो हो रहा है और प्रोलिफरेट कर रहा है कैलस बनने के लिए 2 से 3 वीक के अंदर। अब उसके बाद में ना उसका हम लोग सब कल्चरिंग करेंगे, किसका, तो कैलस का, ठीक है। और तुम देखोगे ना उसके अंदर मल्टीपल सेल का ग्रोथ होने लगा है। और जैसे जैसे हम इसका इनिशिएशन वगैरह देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया इसका रूट और शूट, मतलब उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है ना धीरे धीरे आने लगा है। रूट और शूट आई कैन क्लियरली सी। तो तब जाके उनको सेपरेट किया जाता है और जैसे ही वो लोग हार्ड हो जाएंगे तो मल्टीपल पॉट्स में उनको डाल दिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस इज़ नथिंग बट योर टिश्यू कल्चर का टेक्निक, ठीक है। अब मैं माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में बात करूंगी, यानी कि मैं क्लोन प्रोपगेशन के बारे में बात करूंगी। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली इस टेक्निक में, ये टेक्निक ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग जब हमको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाने हैं, जैसे कि ऑर्किड्स हो गया, क्रिजेंथेमम हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, या फ्रूट प्लांट जैसे बनाना, ग्रेप्स, सिट्रस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सोमैटिक हाइब्रिड करते हैं, यानी कि सिब्रिड्स करते हैं। इससे न्यू वैरायटी जल्दी जल्दी बनती है बहुत कम टाइम में। इसका फ़ायदा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। इसका फ़ायदा क्या क्या होता है वो देख लो। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जल्दी मल्टीप्लाई करेगा सो दैट मेरा जो ईल्ड है ना क्रॉप का वो ज़्यादा हो। अब ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांटलेट्स जो है बहुत कम समय में यू कैन ऑब्टेन, ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांटलेट्स यू कैन ऑब्टेन इन बहुत कम समय। और प्लांट्स जो है ना वो विदाउट सीजन भी तुम ऑब्टेन कर सकते हो, कभी भी तुम प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हो। इसलिए तो तुम्हें बनाना, ग्रेप, ये सब कुछ अब हर सीज़न में मिलता है। और अलग अलग जो वैरायटीज़ है ना इसकी, वो ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल प्लांट ही है, जेनेटिकली इट विल लुक सिमिलर। और रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो प्लांट्स अब ख़त्म होने वाले हैं हम उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सेम जेनेटिक जैसा था वैसा ही वो दिख के भी आता है, ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली मैडम जी ये है क्या, तो ये एक रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड है जो कि हमने प्योर माइक्रोबियल कल्चर से एक्सट्रैक्ट किया है। कब किया, तो जब मेरा सेल का बायो ऐसे होता है ना, डेड या ड्राइड सेल का बायो ऐसे, तब हमने ये फाइंड किया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं SCP के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि फंगस यूज़ किया जाता है, ईस्ट यूज़ किया जाता है, अलगे, बैक्टीरिया, तो एस्पेरिजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा विर्डे। फिर ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया कैंडिडा यूटिलिस, अलगे में स्पिरुलिना स्पीशीज, क्लोरेला, फिर पायरेनोडोसा, फिर बैक्टीरिया में मिथैलोफिलस, मिथैलोट्रोफस, बैसिलस मेगास्ट्रियम। तो ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको मैंने सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रखा है। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, कि मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बायोमास को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। फिर मेरा जो SCP है ना उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, उसके वजह से मुझे हेल्प होता है कि मेरे नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स कम हो जाए। SCP जो है ना वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का, अमीनो एसिड का और मिनरल्स का। मतलब हमारा जो पूरा कंट्री है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी पे चल रहा है ना, तो SCP के थ्रू हम लोग उसको भी ठीक कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा उस पर गौर फरमाया जाए। तो भैया बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हमारा प्लांट्स है ना उसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स के थ्रू। मतलब अगर नॉर्मल प्लांट 2 ग्राम्स बना रहे हैं विटामिन्स, तो ये लोग 5 ग्राम्स बनाएंगे।
तो इसका मतलब अगर मैंने थोड़ा भी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर प्लांट खाया तो आई विल बी एट द बेनिफिट वाला साइड कि मेरे को तो ज़्यादा विटामिन मिल रहा है, ज़्यादा मिनरल मिल रहा है, ज़्यादा फैट मिल रहा है। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हमको प्लांट्स मिलेंगे लेकिन बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू के थ्रू, है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन किया ही क्यों था, क्यों आया हमारे दिमाग में, वो पता करते हैं। सो दैट मैं प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ अपने प्लांट का, मैं अपना ऑयल कंटेंट और क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ प्लांट का, मैं इंक्रीज कर सकूँ मेरे विटामिन का कंटेंट, मैं इंक्रीज कर सकूँ मेरा माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, अब बायो फोर्टिफिकेशन को अचीव कैसे किया जाता है ना। अब बायो फोर्टिफिकेशन किया कैसे जाता है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं हम लोग, या तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कुछ आगे वाले स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ डू वी डू दिस। तो एग्जांपल्स देख लो पहले बायो फोर्टिफिकेशन वाले प्लांट्स का। तो जो फोर्टिफाइड मेज हो गया, जो कि ट्वाइस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ज़्यादा अमाउंट में, एग्जैक्टली डबल अमाउंट में इट इज़ प्रोड्यूसिंग लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वीट जो है एटलास 66 वैरायटी जो है वो हाई प्रोटीन कंटेंट में होता है, एकदम हाई प्रोटीन कंटेंट रहेगा उसका। फोर्टिफाइड राइस जो है उसके अंदर हैवी आयरन कंटेंट रहेगा, हैवी आयरन कंटेंट। कैरेट और स्पिनच जो है उसके अंदर अब हमने ज़्यादा विटामिन ए डाला, यानी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी ख़त्म हो सकती है। मैंने करेले के अंदर, मैंने टमाटर के अंदर ज़्यादा विटामिन सी डेवलप करवाया विद द हेल्प ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, यानी कि मैं उसके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स जो है बढ़ा पा रही हूँ। अब भैया एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है, ये तो सबको पता ही है। बेसिकली टेक केयर करना उस पर्टिकुलर एनिमल का अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एनिमल हस्बेंडरी इज। तो वो बेसिकली केयर इंक्लूडेड होता है, ब्रीडिंग इंक्लूडेड होता है हमारे लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक यानी बफेलो, काउ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, गोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग भी इंक्लूडेड होता है, यानी कि वो चिकन विकन। फिर फिश फार्मिंग भी इंक्लूडेड होता है, बी कीपिंग भी इंक्लूडेड होता है, सेरीकल्चर, लैक कल्चर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती है। अब एनिमल्स जैसे कि हनी बी हो गया, सिल्क वर्म हो गया, प्रॉन, कैप, बर्ड, फिश, पिग, कैटल, शीप, कैमल्स, ये यूज़फुल है हमारे ह्यूमन के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं भैया, वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग एग प्रोड्यूस करते हैं, मीट प्रोड्यूस करते हैं, वुल प्रोड्यूस करते हैं, हनी प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमने इनका केयर किया, इनका ब्रीडिंग अच्छा किया, तो उससे हमको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमको ये बाद में यूज़ आएंगे इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए। हम इनको एज ए इकोनॉमिक फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मैनेजमेंट कैसे करूँगी फार्म और फार्म एनिमल्स का, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि मैं हाई यील्डिंग वैरायटी का ही सिलेक्शन करूँ, मैं अच्छा फूड सप्लाई कर पाऊँ, मैं क्लीनलीनेस देखूँ उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का, मैं उनका हेल्थ का मेंटेनेंस कर पाऊँ, मेरे पास वेटेनरी सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि हमको वेट से उसको बार बार दिखाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। फिर जो उनका प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखें, कैसे उसको प्रोड्यूस करवाए, वो सब कुछ हमको देखना पड़ता है। और कैसे वो प्रोडक्ट जो मिला उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसका ऐड किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं ना, उनको यही नहीं पता है कि हाउ टू डू डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू डू मार्केटिंग। तो उसके लिए फिर सारी मार्केटिंग एजेंसीज आ जाती है और वो ज़्यादा प्राइजेस में चीज़ों को बेचती है। ठीक है, नाउ भैया लेट अस टॉक अबाउट एनिमल ब्रीडिंग को, कि एग्जैक्टली हाउ डू वी ब्रीड द एनिमल्स। तो देख ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मेरे को इंक्रीज करना है एनिमल का ईल्ड, सो दैट आई हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मुझे अच्छा क्वालिटी चाहिए मेरे प्रोडक्ट्स का। अब ब्रीड का मतलब क्या होता है, तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है जो सिमिलर कैरेक्टर्स दिखाते हैं उसको ही मैं ब्रीड कहती हूँ। तो ब्रीडिंग जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। इसको भी डिटेल में समझेंगे, मेरे साथ तुम आगे आगे चलो। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मतलब अगर तुम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो मतलब 4 to 6 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स का ब्रीडिंग करवा रहे हो तो वो इन ब्रीडिंग होता है। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, अनरिलेटेड एनिमल्स को यूज़ कर रहे सेम ब्रीड का, बट कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है। यहाँ पे एंसेस्टर शुड बी कॉमन, मतलब मैं मेरी ही फैमिली में ब्रीडिंग करवा रही हूँ। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा कि तुम्हारा ब्रीड तो सेम है, गाय ही होगा, लेकिन उसका जनरेशन इज नॉट सेम। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, जब मैं ब्रीड करवाती हूँ अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स को, जैसे कि मैंने हॉर्स और डोंकी को क्रॉस करवाया तो उसके वजह से क्या बना, उनका म्यूल बना, है ना।
क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, सुपीरियर मेल को एक सुपीरियर फीमेल के साथ कोई दूसरे ब्रीड के हमने अगर उसको फ्यूज़ करवा दिया, जैसे कि हिसार डेल्ट, उसमें ना मैंने बीकानेरी ईव और मरीनो रैम्स को उसको ब्रीड करवाया था, दोनों एकदम सुपीरियर थे। फिर मैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का बात करूं तो जब मैं टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ को साथ लाऊं, जैसे कि हॉर्स और डोंकी का मैं ब्रीडिंग करवा तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्निक क्या होता है कि मैं सीमेन ले रही हूँ सुपीरियर मेल का और उसको इंजेक्ट कर रही हूँ जेनाइटल ट्रैक्ट में फीमेल के, यानी कि मैंने सीमेन लिया और उसको जाके इंसर्ट कर दिया जेनाइटल ट्रैक्ट में फीमेल के, यानी कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाना। अब दूसरा तरीका होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन बोला गया है ना, यानी कि मल्टीपल मैच्योर एग्स होंगे। देखते क्या है इस टेक्निक में, काउ जो है ना, काउ उसको ट्रीट किया जाता है FSH हार्मोन्स के साथ, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ, सो दैट वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करे, मैच्योर एग प्रोड्यूस करे साइमल्टेनियसली। यूजुअली क्या होता है, एक एग वन साइड से अल्टरनेट मंथ में आता है, लेकिन जब हम उसको FSH से ट्रीट करते हैं उस काउ को, तो एक साथ 6 से 8 अंडे वो देती है साइमल्टेनियसली। ये टेक्निक जो है हम लोग कैटल में यूज़ करते हैं, हम लोग शीप में यूज़ करते हैं, हम लोग बफेलो में यूज़ करते हैं, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अगर मेरा डेयरी फार्म है मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो देख भाई मेरे को ना प्रोडक्शन प्रोसेसिंग देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन मैं कैसे कर रही हूँ, फिर मैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही हूँ अपने मिल्क को, अपने मिल्क के प्रोडक्ट्स को, साथ में अब इनको रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। मिल्क जो है उसको अगर सही तरीके से नहीं रखा गया तो मिल्क फट जाता है, प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, उनका जो बोलते हैं ना वो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है। अब उसके अंदर कौन सा हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है उसको चूज़ करना आता है, फिर उसके बाद में जो मेरी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, जो मेरी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, हमको उसको ध्यान रखना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कि मेरा कैटल जो है वो, मेरा भेड़ बकरी जो है वो क्लीन है कि नहीं, फिर उसके बाद में मैं कैसे स्टोर कर रही हूँ मिल्क को, मैं कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। मान लो कि तुम्हारा मिल्क जो है तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और वो ट्रांसपोर्ट करने के दौरान वो ख़राब हो चुका है, तो तुमको लगेगा ठीक है ना यार, ख़राब भी हो गया तो क्या, मैंने तो दे दिया, मेरे को पैसा मिल गया, अगले बार वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। सो हाउ यू आर स्टोरिंग इट, हाउ यू आर ट्रांसपोर्टिंग इट, इट मैटर्स अलॉट। तुम्हें बहुत सही तरीके से ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इंडियन ब्रीड्स के बारे में बात करूं तो सहीरवाल, सिंधी, गिर, एक्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में बात करूं तो ब्राउन स्विस, फिर हॉल्स्टिन, मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कंडेंस्ड मिल्क, खोआ और चीज़, ये सारी चीज़ें आती है तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो देखो इसके अंदर ना रेयरिंग होती है बर्ड की, क्यों, तो हम लोग एग के लिए और मीट के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। पोल्ट्री बर्ड्स कैसे हो गए, जैसे कि चिकन हो गया, लोग डक्स खाते हैं, लोग टर्की खाते हैं, लोग फाउल्स खाते हैं, है ना, तो उसके एग और उसके मीट के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। अमेरिकन ब्रीड में जैसे प्लाईमाउथ रॉक आ गया, न्यू हैम्पशायर आ गया, रोड आइलैंड रेड आ गया, ये रोड आइलैंड रेड तुमने बहुत कॉमनली देखा होगा, ठीक है। एशियाटिक ब्रीड्स यानी कि ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशन। तुम्हारा मेडिटेरियन ब्रीड यानी कि लेगहॉर्न भी तुमने कॉमनली देखा होगा, मिनोरका। फिर इंग्लिश ब्रीड्स में ऑस्ट्रेलोलॉर्प आ गया, इंडियन ब्रीड्स में चित्तागोंग, एसील, ब्रह्मा, कड़कनाथ। बेस्ट लेयर जो है वो होती है लेगहॉर्न, बॉयलर जो होती है वो मीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेयर वाली जो लेयर वाला जो हैंस होता है मतलब वो सिर्फ एग्स ले करता है, और ब्रॉयलर जो होता है ना वो बेसिकली उनका काम होता है कि वो मीट की तरह उनको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो प्लेमाउथ रॉक, ब्रह्मा और खड़कनाथ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पोल्ट्री डिसीजेज जो बहुत कॉमनली होती है, तो वायरल डिसीज़ जैसे कि वायरस की वजह से होने वाली रैनिकेट, ब्रोंकाइटिस और बर्ड फ्लू बहुत कॉमनली होता है उनको। अगर बैक्टीरियल डिसीज़ हो रहा है तो इट इज़ पिलोरम, फिर कॉलेरा, फिर टाइफाइड, फिर ट्यूबरकुलोसिस। फंगल डिसीज़ यानी कि एस्पेरिलियोसिस, फिर पैरासिटिक डिसीज़ यानी कि राउंड वॉर्म हो जाता है उनको, और प्रोटोजोन डिसीज़ यानी कि कॉसिडियोसिस हो जाता है। तो इसीलिए तो कहा गया कि उनका क्लीनलीनेस मैटर्स अलॉट। अब एपीकल्चर और बी कीपिंग, अच्छा इनफैक्ट जब तुम्हारे सामने से वो पोल्ट्री फार्मिंग वाला ट्रक जाता होगा तो तुमको एक स्मेल आता है ना, वो स्मेल इसलिए आता है क्योंकि वो लोग क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं है, वहीं के वहीं उनको खाद दिया जाता है जो वो लोग खाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट योर फिश का जो स्केल्स आता है ना वो रखा जाता है, इसलिए इतना स्मेल आता है उनके ट्रक में से, ठीक है।
अब देखो, एपीकल्चर और बी कीपिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ आर्टिफिशियल रियरिंग टेक्निक ऑफ हनी बी। क्यों? तो उनके हनी के लिए और उनके वैक्स के लिए। अब इंडियन हनी बीज जो है ना, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ठीक है, वो सब कुछ को हम लोग ब्रीड करते हैं, वो सब कुछ का हम लोग यूज़ करते हैं बी कीपिंग में। ठीक है, अब इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड होता है, तो बी हाइव के बॉक्सेस रिक्वायर्ड है, बी वेल रिक्वायर्ड है, स्मोकर, बी ब्रश, ग्लव्स, नाइफ, नेट, हाइव, टूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है, ये वर्कर भी है, ये क्वीन भी है और ये ड्रोन भी है। सबका काम इनका ना एक प्रॉपर हायरार्की होता है। क्वीन बी जो है वो सिर्फ बैठ के ब्रीड करेगी, वर्कर बी जो वर्कर बी है वो यहाँ वहाँ से लेके आएगी अपने इसको, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है उसको। ठीक है, फिर ड्रोन जो है वो सिर्फ कॉपुलेट करने के लिए हेल्प करता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मेरा बीज है ना, वो लोग हनी प्रोड्यूस करते हैं और वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको लगता है उनका ही घर है। फिर दूसरा हो गया फिशरी। फिशरी मतलब फिश को मैं स्टोर वोर कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो कैचिंग, प्रोसेस करना, फिश को फार्म करना और मार्केट करना फिश को, और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स को, जैसे कि प्रॉन, लॉबस्टर और क्रैब्स। कौन से टाइप के फिशरीज़ होते हैं? एक होता है इनलैंड फिशरी, मतलब फिशेस को मैंने कैप्चर किया फ्रेश वाटर में से, उसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं। मराइन फिशरी, यानी कि मैंने फिशेस को कैप्चर किया लेकिन सी वाटर में से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, बॉम्बे डक। अगर मैं स्टुराइन फिशरी के बारे में बात करूं, तो उसको मैंने ना कैप्चर कैसे किया है, मैंने उसको बेस्ट प्लेस जहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ से मैंने उसको कैप्चर किया, तो उसको स्टुराइन फिशरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेरिकल्चर क्या होता है। सेरिकल्चर यानी कि जब मैं इन लोगों का हेल्प ले रही हूँ सो दैट आई कैन प्रोड्यूस सिल्क। तो सेरिकल्चर का मतलब ही क्या होता है कि मैं सिल्क वॉर्म को ले रही हूँ, रियर कर रही हूँ सो दैट आई कैन प्रोड्यूस सिल्क। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क जो होता है ना, उसको मलबरी सिल्क कहते हैं, जो कि मलबरी के लीफ के ऊपर वो उनको खा के आता है। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क जो है उसको टूसर सिल्क या फिर एरी सिल्क कहते हैं। ये पूरा उसका लाइफ साइकिल है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है लार्वा स्टेज में और एडल्ट स्टेज में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे लैक कल्चर में। लैक कल्चर क्या होता है? तो लैक कल्चर मतलब जब ये ट्रैकेडिया लैका के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ना लैक जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेजिन प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। और जो शलैक है ना वो प्योर लाख बनाता है। लैक जो होता है ना वो लाख की बंडल सुनी है तुमने? लैक की जो बैंगल्स है, टॉयज़ है, वुड वर्क है, इंक, मिरर, ये सब में यूज़ होता है। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस लोग जो है ना वो लैक की चूड़ियाँ पहनते हैं। कभी मैं लेके आऊँगी, तुम लोगों को फ़ोटो दिखाऊंगी, तो वो इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी जो मेरा एडल्ट स्टेज और जो मेरा लार्वा स्टेज है दैट इज़ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। ठीक है, दैट इज़ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। उसके बाद में मैं माइक्रोब्स, जो मेरे माइक्रोब्स है जो यूज़ हो रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर में, यानी कि गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो कौन से हैं जो मेरे फूड प्रिपरेशन में यूज़ हो, जैसे कि डोसा बनाने में, ढोकला, इडली, फिर ये सब में क्या हो रहा है कि यूज़फुल बैक्टीरियाज जो है वो मुझे हेल्प कर रहा है। माइक्रोब्स जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड भी बनते हैं, जो प्रोटीन रिच, विटामिन रिच होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ना फर्मेंटेशन के दौरान बनता है, जिसकी वजह से मेरा इडली बिकम स्पंजी। मशरूम जो है हम उनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं एज ए फूड। अब डेयरी प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। कर्ड जो हो गया, उसको भी मैं इनोक्यूलेट ही कर रही हूँ ना, एसिड ऑफ बैसिलस को, उसको मैं इनोक्यूलेट ही करके बना रही हूँ। फिर योगर्ट हो गया, उसको मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं मिल्क में कर्ड जमा करती हूँ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के हेल्प से। बटर मिल्क क्या हो गया, तो वो भी एक बेसिकली अपने दूध को ही तो दही को ही तो मैं चर्न करके लेके आ रही हूँ। चीज़ भी मैं मिल्क के ही थ्रू, मतलब मैं बैक्टीरिया के थ्रू ही बना रही हूँ। तो ये सब कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि मेरे को यूज़ आ रहे हैं, अपने ह्यूमन लोगों को यूज़ आ रहे हैं। साथ साथ में इनका रोल ना अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़ में भी है। फिर वो लोग ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और ये सब चीज़ें किसके थ्रू बनाया जा रहा है, तो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। अब प्रोडक्शन कैसे किया जाए अल्कोहल का, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गया, जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी, रम, ये सब कुछ ना सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए के ही फर्मेंटेशन, जब वो फर्मेंटेशन लीड करता है ना, उसके बाद ना यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। बस
उसी को हम लोग अल्कोहल यहाँ पे कह रहे हैं, और वो इतना कॉस्टली बिकता है। जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन उतना ज़्यादा नशा। अब अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करूँ तो कैसे करते हैं, तो माइक्रोब्स जो है ना वो इन ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे सिट्रिक एसिड। तो मैं एस्पेरेजिलस नाइगर को यूज़ करूँगी। एस्पेरेजिलस नाइगर जो है वो मेरा ग्लूकोनिक एसिड बनाने को भी हेल्प करता है। फ्यूमेरिक एसिड जो बनाता है वो है राइजोपस एजिरस। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। फिर प्रोडक्शन करना है मुझे विटामिन का, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन C। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं माइक्रोब्स के थ्रू अब बना पा रही हूँ। समझा, मैं माइक्रोब्स के थ्रू बना पा रही हूँ अब, ठीक है। अब जो मैं एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो इसके अंदर बैक्टीरियाज ही है जो अगेंस्ट बैक्टीरिया काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग बट एंटीबायोटिक्स इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम नथिंग बट द बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे क्लोरोमाइसिटिन, एरेथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है। अब अगर मैं एंजाइम के प्रोडक्शन का बात करूँ, ठीक है, तो एंजाइम जो है ना वो एक ऐसे प्रोटीन है जो कि रेट बढ़ाते हैं मेरे केमिकल रिएक्शन का। तो मैं एंजाइम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से बनाती हूँ, जैसे इन्वर्टेज, पेक्टिनेज, लाइपेज, फिर सेल्यूलेज। ये सारी चीज़ें भी मैं किसके थ्रू बना पा रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ माई एंजाइम्स, ठीक है। अब जो गिबरेलिन प्रोडक्शन है जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, वो भी मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना सकती हूँ। ये ग्रोथ हार्मोन जो स्टेम कल एलोंगेशन बनाता है, और वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकल के आता है। इसका फ़ायदा क्या क्या है, तो ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी को, ये ब्रेक करता है मेरे सीड के डोरमेंसी को, स्पेलिंग रॉन्ग है, वो इंड्यूस करता है मेरे फ्लावरिंग को, और वो एनलार्ज करता है मेरे फ्रूट्स के साइज़ को। तो ये सारी चीज़ें, एक प्लांट हार्मोन भी आज माइक्रोब्स जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब सीवेज ट्रीटमेंट में भी वी कैन यूज़ माइक्रोब्स, यानी कि अगर मुझे जो मेरा ड्रेनेज है उसको ठीक करना है, उसको क्लीन करना है, तो भी वी आर यूजिंग माइक्रोब्स। अब उसके अंदर ना ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाउस वेस्ट, पैथोजेनिक माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अब सीवेज का कंपोजिशन क्या है, 99.5 to 99.9% वाटर है, पर उसके अंदर ना 0.1 टू 0.5% जो है ना वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीवेज में प्रेजेंट है वो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, अलगे, ये सब चीज़ें। यही अगर इन्फेक्शियस है, यही अगर पैथोजेनिक है, हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारी वाट लगा सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 स्टेप के थ्रू इसको ठीक करेंगे। एक होगा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। इसके अंदर मैं माइक्रोब्स को इंक्लूड करूँगी और यही बैक्टीरिया, फंगस को मार दूंगी, जिसके वजह से मेरा जो सीवेज वाटर है प्रोसेसिंग के बाद सेफ हो जाए टू कंज्यूम, ठीक है। अब मैं माइक्रोब्स का बात करूंगी जो एनर्जी जनरेशन में यूज़ होता है, जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस क्या होता है, तो मीथेन का प्रोडक्शन है, स्पेलिंग रॉन्ग है मीथेन की, यानी कि 50 से 60% मीथेन का प्रोडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर 30 से 40% होता है, और अपना H2S गैस जो होता है वो 0 से 3% होता है, और बाकी दूसरे गैसेस रहेगा, ठीक है। बायोगैस जो है वो कॉमनली कैटल डंग से निकालते हैं, यानी कि जो गोबर होता है उससे निकलता है, गोबर गैस भी कहते हैं हम इसको। बायोगैस प्रोडक्शन में 3 चीज़ें होती है, हाइड्रोलिसिस या सोल्यूबलाइजेशन होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एसिडोजेनेसिस यानी कि एसिड का ब्रेकडाउन, मिथेनोजेनेसिस यानी कि मीथेन का ब्रेकडाउन। बायोगैस का हमको बेनिफिट क्या होता है, वो बहुत चीप होता है, सेफ है, ईजिली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ब्लास्ट होने के चांसेस इज वेरी कम। हम लोग कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्मोक के बिना बनता है, और इको फ्रेंडली है भैया, और ये सब कुछ हम लोग माइक्रोब्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इजंट इट वंडरफुल। अब अगर मैं रोल देखूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बायो कंट्रोल एजेंट्स में, यानी कि मैं अपने माइक्रोब्स के हेल्प से बायो कंट्रोल कर सकती हूँ, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू मैं डिसीजेस और पेस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो 4 ग्रुप बायो कंट्रोल एजेंट्स के अब तक हमको पता है, ठीक है, 4 ग्रुप्स पता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो एग्जाम्पल अगर देखो बायो कंट्रोल का, तो बैसिलस तुरंजिनेसिस बीटी कॉटन की तरह यूज़ हुआ, फिर ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ हो गया, फिर माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स और उसके होस्ट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपके पैथोजन के और कौन सा उसका होस्ट है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो बायो हर्बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि हमको ना हर्ब्स को मारना था, क्योंकि वो एक सेकेंडरी प्लांट है। अब मान लो कि मैंने तुमको बोला 2 रोटी तुझे खाना है, और रोज़ तुम 2 रोटी खाते हो, बट तुम्हारे सामने कोई आ गया तो तुम्हें दया आती है बहुत, तुमने बोला ये 1 रोटी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तो उस दिन तुम भूखे रहोगे, 1 रोटी भूखे रहोगे ना तुम। वैसे ही मैं तो उतना ही पानी डाल दूँ, मैं तो उतना ही मैन्योर डाल दूँ, लेकिन अगर नीचे से हर्ब्स भी उग रहे हैं तो मेरा जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाएगा, मेरा प्राइमरी प्लांट पे इफेक्ट आ जाएगा। इसके वजह से हमें हर्बिसाइड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं ना, हमारा प्राइमरी प्लांट भी इफेक्ट हो जाता है
और सॉइल भी इनफर्टाइल होने लगता है। इसके वजह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग हर्बिसाइड हम लोग बायो हर्बिसाइड यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल फॉर्म, ऐसा लिविंग फॉर्म को यूज़ करेंगे जो कि एज ए हर्बिसाइड एक्ट करे। अब कोई चीज़ ऑर्गेनिक है मतलब वो इफेक्ट नहीं करेगी, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा शरीर के ऊपर उसका। इसके वजह से वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बायो हर्बिसाइड्स। ठीक है, अब अगर मैं रोल देखूँ माइक्रोब्स का एज ए बायो फर्टिलाइज़र, तो बायो फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग यही कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे हम उनका ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बट ग्रोथ बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा प्लांट ही इफेक्ट हो रहा है, ग्रोथ स्टंट हो रही थी। तो वाई नॉट वी यूज़ माइक्रोब्स सो दैट मेरा प्लांट का ग्रोथ बढ़ पाए। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई आर्टिफिशियल तरीका हमने ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ किया। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक तरीके से बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। प्रिपेयर किया जाता है उसको फार्म यार्ड मैन्योर से, कंपोस्ट से या ग्रीन मैन्योर से। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स देख लो। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना ये क्या कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डायो एजोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और दो टाइप के होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं यानी कि एक साथ तालमेल में रहते हैं, और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और उस तरीके से वो लोग हेल्प करते हैं प्लांट को बेटर ग्रोथ के लिए। अब मैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी। ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो है ना ये सोल्यूबलाइज करते हैं अपने आप को एक इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड में, और उसके थ्रू प्लांट्स आर गेटिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर माई प्लांट ग्रोथ। अब कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइज़र वो क्या करते हैं, मेरे ऑर्गेनिक मटेरियल को डार्क रिच सब्सटेंस में बनाते हैं जिसको कंपोस्ट या ह्यूमस बोला जाता है। तो इसमें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स ये सब आते हैं बिकॉज दे आर द सैप्रोट्रॉफ्स, वो कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, शॉर्ट नोट में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को जब हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया है ना उसको एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। एग्जांपल एनाबेना, नास्टैक, फिर ऑसिलोटोरिया। फिर एनाबेना जो है ना वो प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे एजोला हो गया और साइकस हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कैसे तुम्हारा एनाबेना में प्रोड्यूस्ड है, कैसे वहाँ पे प्रेजेंट है ना। अब देखो फंगल बायो फर्टिलाइज़र जैसे माइक्रोराइजिया जो है उसको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। एक होता है एक्टोमायोराइजिया और एक होता है एंडो। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। माइक्रोराइजिया मतलब वो एक्सेलरेट करता है वाटर का अपटेक, न्यूट्रिएंट का अपटेक, जैसे कि आपका एन हो गया, ओ हो गया, सी ए हो गया, के हो गया। माइसीलियम जो है वो प्रेजेंट होता है रूट के बाहर। ठीक है, अब एंडोमाइकोराइजिया के बारे में बात करूँ तो वो कॉर्टिकल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं रूट के, और उसके वजह से वो क्या करते हैं, वो एब्रोसेल्स बनाते हैं, वो फॉर्म करते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, इसलिए उसको वेसिक्यूलो एब्रिस्क्यूलर माइकोराइजिया कहते हैं, यानी कि वैम कहते हैं। इसके बेनिफिट्स तुम लोगों को दिख रहे होंगे, इसके वजह से बेटर वाटर अपटेक वगैरह होता है। और ये सब चीज़ के लिए अब मैं केमिकल यूज़ नहीं कर रही, मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रही हूँ। अब बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो इसमें राइजोबियम आएगा जो कि रॉड शेप होता है, मूवेबल होता है, एरोबिक ग्राम नेगेटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर हो गया जो कि एसोसिएटेड है रूट्स ऑफ ग्रासेस और कुछ प्लांट्स की तरह, और वो फ्री लिविंग एरोबिक नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अभी मैं एजोस्पाइरोलियम के बारे में बात करूँ तो वो फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होता है जो कि रूट्स पे जाके बैठता है। एनाबेना के बारे में बात करूँ तो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कुछ प्लांट्स के साथ, जैसे कि कोरोलॉइड रूट्स में रहेगा साइकस के। स्पेशल सेल्स होते हैं उसके अंदर जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। अजोला हो गया तो वो फ्री फ्लोटिंग वाटर के फॉर्म में रहता है। एनाबेना फिलामेंटस जो है वो प्रेजेंट होता है अजोला लीफ के ऊपर, और उसको एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बारिश हो रही है भिंडी, आज घर मत जान दे। ओ यार बारिश क्यों। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के लिए रखा है इस टॉपिक के ऊपर, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक के वो क्वेश्चन सारे इसी स्लाइड पे डाल दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
साथ साथ में ये कुछ टॉपिक्स है जो कि एक्सक्लूड करवा दिए गए थे जब कोविड आया था, डिलीटेड पोर्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। एंड विद दिस शॉर्ट नोटिस, विद दिस शॉर्ट वीडियो, हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने एकदम क्विक रिवीजन करा है, इसको क्विक शॉर्ट कहो तुम लोग, ठीक है। एकदम इजी चैप्टर, बहुत कम मार्क्स के लिए आता है ये, इसलिए ज़्यादा इस पर दिमाग खर्चा नहीं करना है, ठीक है। वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर विद इन 50 मिनट्स। डैम, नाउ वी आर डूइंग समथिंग गुड। ऐसे ही मैं क्विक शॉर्ट्स आपके लिए लेके आऊँगी। विद दिस नोट, लेट्स एंड दिस चैप्टर। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में डालना। जो एकदम टफ टॉपिक्स है उसको 5-6 घंटे में एक्सप्लेन कर दिया गया। स्टिल मैंने ट्राई किया कितना छोटा हो सके वो। अब ये टॉपिक जो सबसे इजी था, बहुत 2-3 मार्क्स के लिए आता है, उसको वी ट्राई टू कंप्लीट विद इन 50 मिनट्स। 50 मिनट्स तो अब होने ही वाला है जस्ट। तो मेरा क्या ख्याल है कि 50 मिनट लगा के पूरा चैप्टर ख़त्म कर लो, 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। विद दिस नोट लेट्स एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, बाय बाय।